एरो एरो जिससे हम लोग मतलब बचपन में खेला करते थे। अनलेस वी स्टडी टाइप ऑफ वेक्टर उसके अंदर आएगा। अगर मैं इसको 50 डिग्री लिया, ध्यान से सुनो, चलते हैं वेक्टर का प्रॉपर्टीज में। 180 डिग्री यही होगा लोग, इसका एंगल है 180 डिग्री। आ गया मैं फिर से आ गया। अच्छा, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में घुसेंगे। अब ये वेक्टर अलजेब्रा में घुसने के बाद जो पहला चीज हमें तंग करेगा वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आज हम लोग सीखेंगे एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे दो वेक्टर के बीच में एंगल, एंड फाइनली कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट। तो पहला जो चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में घुस गए। अब नेक्स्ट जो पूरा वेक्टर चलेगा उसमें सारे वेक्टर अलजेब्रा ही होगा। तो वेक्टर अलजेब्रा में पहला चीज हमें देखना जो है वो है रिप्रेजेंटेशन। देखो, वेक्टर को हम लोग मोस्टली चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट, दो सिंबल, 3 ग्राफिकल मेथड, 4 यूनिट वेक्टर मेथड। करेक्ट। अच्छा, अब चलते हैं एक एक करके तुम लोग को समझाते हैं कैसे ये चार मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पहला रिप्रेजेंटेशन देखो, पहला रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं, मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी तो वेक्टर है, हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं। तो वो वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ की तरह, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के दौरान मैं इसको बोल दिया कि ये एक वेक्टर है। क्यों? एक वेक्टर में क्या क्या रहना चाहिए? एक तो रहना चाहिए मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या रहना चाहिए? दूसरा रहना चाहिए डायरेक्शन, राइट। यहां पे एन का मतलब नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ। अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड भी है विथ यूनिट एंड डायरेक्शन भी है। तो पूरा जो चीज है, मतलब यहां से लेके ये तक, ये पूरा वेक्टर ही है जिसको हम लोग टेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं कि सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो सिंबॉलिकली देखो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस वेलोसिटी को मैंने v बोलता हूं और इस वेलोसिटी के ऊपर मैंने एक बार डाल देता हूं। करेक्ट। ये दो मिला के जो बनते हैं वही है वेक्टर, सिर्फ एक वेक्टर नहीं। मतलब इसमें दो पार्ट है। यहां पे सिर्फ जो v है, देखो सिर्फ जो v है, ये सिर्फ ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला जो है ये बार, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। अब तुमने बहुत सारे बुक में देखे होंगे कि यहां पे ना ऐसे एक एरो दे रखता है। देखो तुम एरो दो या ना दो, ऊपर एक बार लगा दोगे तब भी वो वेक्टर बन जाता है। देखो ऊपर एक बार लगा दोगे तब भी वो एक वेक्टर बन जाता है। तो सिंबॉलिकली ये टोटल चीज इज बेसिकली वेक्टर। अब इसको मैंने ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू
5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो, टूवर्ड्स नॉर्थ, करेक्ट। तो सिंबल को मतलब समझ में आया। अच्छा, यहां पे मेरे मन में एक वेरी वीक क्वेश्चन आता है, क्या ये एक वेक्टर है? देखो, क्योंकि ये ऊपर तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने एरो सामने की तरह डाल दिया, तो मैंने तो ऐसे भी लिख सकता था वी दिस। इज दिस ए वेक्टर? द आंसर इज नो। यहां पे जो सिंबल है ऊपर में, यहां पे जो सिंबल है ऊपर में, ये जनरल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। इसका मतलब मान लो मैंने दूसरा एक वेक्टर बोला, जो मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ, तो नॉर्थ का उल्टा तो साउथ है, तो तुमने बोलोगे कि मैं नॉर्थ के लिए इस तरफ ये डायरेक्शन दिया, राइट, तो साउथ के लिए तो उल्टा डायरेक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई लोग, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। ये होगा जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल बिल्कुल गलत है, ये सिंबल बिल्कुल गलत है। मेरा सजेशन तुम लोग को, ये एरो मत दो, जस्ट वी बार लिख दो, दैट इज एनफ। देखो, वी बार लिख दो, दैट इज एनफ। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का, देखो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है v और डायरेक्शन है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ना ऐसे डिनोट किया जाता है। देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये जो v बार लिखा हूं मतलब वेक्टर, इसका हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड। ये है बेसिकली v, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके साथ एक वैल्यूज एंड यूनिट रहेगा। यह है मॉड का मतलब उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हटा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉड। दिस मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं ग्राफिकल मेथड में। देखो, ग्राफिकल मेथड, अब से ये ग्राफिकल मेथड और जो लास्ट मेथड था यूनिट वेक्टर मेथड, यही दो सबसे ज्यादा यूज होगा। देखो, मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल की दौरान ही इसको प्रूफ करेंगे। कैसे? मैंने 3 वेक्टर ले लिया, ए बी सी, 3 वेक्टर लिया। अच्छा, ये तीनों वेक्टर, ध्यान से सुनियो, ये तीनों वेक्टर, मैंने पहला वेक्टर बोला 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, टूवर्ड्स नॉर्थ। सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। थर्ड 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये तीनों वेक्टर को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एक मतलब एरो चाहिए, एरो जिससे हम लोग मतलब बचपन में खेला करते थे, राइट। एक बो में एरो लगा के दूर फेंकता था ना, वही एरो। उस एरो का जो हेड है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, करेक्ट। एंड उस एरो का जो लेंथ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, मैंने अभी ये तीनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूं ग्राफिकली, तीनों वेक्टर को। तो
तो तीनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पे एक एक कोऑर्डिनेट लिया हूं, जो दिस रिप्रेजेंट ईस्ट, दिस रिप्रेजेंट वेस्ट, दिस रिप्रेजेंट नॉर्थ, दिस रिप्रेजेंट साउथ। अब एक एक करके, पहला है ए 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने यहां पे डाला 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो यहां पे एरो डालना मस्ट है, एरो डालना मस्ट है। देखो ये एरो, एरो, क्योंकि ये एरो ही डिनोट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसका जो लेंथ ये हम लोग 5 मान लेते हैं। अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम, नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल, बट इसको ध्यान में रखना। अगर मैं इसको 5 डाला, उसका नेक्स्ट अगर कोई वेक्टर में 10 लेता हूं तो वो उसका लेंथ इस ए का डबल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। अब देखो इसको मैंने कौन सा वेक्टर बोला था, इसको ए वेक्टर बोला था। देखो इसको मैंने कौन सा वेक्टर बोला था, ए वेक्टर बोला था। ओके, अब बी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। अब ये जो ए वेक्टर है ये बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। अब बी वेक्टर को हमें इसका डबल बनाना है। इसका अगर मैं डबल बनाऊं तो ये और ये होता है डबल। देखो ये होता है डबल, ये होता है डबल। तो ये अगर 5 है तो इसका लेंथ होगा 10। अब इस एरो को देखो, एरो टुवर्ड्स साउथ रिप्रेजेंट करता है, यहां पे एरो टुवर्ड्स नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉर्थ साउथ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चीज है मैं जो तुम लोग को बोल रहा हूं। बोलो समझ में आ रहा है? सही है। अब देखो सी, अब देखो सी है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब है जो मैं 10 लिया हूं इसका डबल लेना है, और एरो रिप्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स ईस्ट, और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये होगा 20 मीटर, 20 यूनिट। देखो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफिकली हम लोग व जियोमेट्रिकली हम लोग एक वेक्टर को एक एरो और एक लेंथ, एरो रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन एंड लेंथ रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं एक चीज बताऊं कि डी एक वेक्टर लेता हूं जो 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, और यहां पे मैंने एक वेक्टर डाला हो जो यहां 45 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, और ये एरो करेक्ट, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और इसका जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। इसका जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो हमें ये तीन तो समझ में आ गया। करेक्ट। अब चलते हैं लास्ट वन, दैट इज यूनिट वेक्टर मेथड। अच्छा, यूनिट वेक्टर मेथड रिप्रेजेंटेशन हम लोग अभी समझ नहीं सकते हैं अनलेस वी स्टडी टाइप ऑफ वेक्टर। उसके अंदर आएगा यूनिट वेक्टर, और उसके बाद यूनिट वेक्टर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, तब भी हम लोग यूनिट वेक्टर मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लास्ट दो जो मैंने तुम्हें बताया वही सबसे फायदेमंद होगा, वही सबसे काम में आएगा। देखो वही सबसे काम में आएगा। नेक्स्ट,
डायरेक्शन। अभी अभी हम लोग 4 डायरेक्शन में बारे में पढ़े हैं, और ये 4 डायरेक्शन तो हम लोग बचपन से ही पता है कि ना, राइट। तो अब डायरेक्शन के बारे में और भी कुछ हम लोग को जानना है। अगर नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये टोटल 8 डायरेक्शन के सिवाय और कोई डायरेक्शन दे देता, तब हम लोग को प्रॉब्लम होगा, है क्या नहीं, राइट। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को जो करना है, देखो, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को जो करना है वो है डायरेक्शन के बारे में हम लोग को सीखना है, करेक्ट। अच्छा, देखो, ये 4 मैंने पहले नॉर्थ, साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अब देखो, ऐसे एक वेक्टर है या कोई भी डायरेक्शन है, ऐसे, करेक्ट, जो यहां से ये 40 डिग्री सबटेन करता है। देखो, अब हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, मान लो ये एक वेक्टर है ए, राइट। तो हम लोग ये बोलेंगे ए वेक्टर इज 40 डिग्री, ध्यान से सुनना, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ना ही ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हेलो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, तुम बोलोगे भैया तुम तो ये भी ले सकते थे 50 डिग्री, अरे वह, तुम तो ये भी ले सकते थे 50 डिग्री। अगर मैं इसको 50 डिग्री लिया, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 50 डिग्री लिया तो ये 50 डिग्री, देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। देखो, 50 डिग्री ईस्ट आएगा, उसके बाद नॉर्थ में जाएगा, 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट, अगर मैं तुम्हें ये वेक्टर के बारे में कुछ पूछूं, मान लो ये एक वेक्टर है, ये यहां पे 37 डिग्री, करेक्ट, ये है मान लो बी वेक्टर। तो तुम बी वेक्टर के बारे में, डायरेक्शन के बारे में क्या बताओगे? तुम बताओगे 37 डिग्री, बोलो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चेक करके देखो, 40 लिखे हो और उसके बाद जो चीज जाएगा वो ना ई, ये जाएगा एन, देखो नॉर्थ। सिमिलरली 37 लिखे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेस्ट लिखा हुआ है वो नहीं जाएगा, जाएगा नॉर्थ, देखो नॉर्थ, करेक्ट। अकॉर्डिंगली ये 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला चीज तुम खुद करो और कॉपी में लिखो, ये वाला, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एक डायरेक्शन है जो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, करेक्ट। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग का एक आइडिया आ गया, राइट। अब यही आइडिया लेके हम लोग 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम आया ये 30 डिग्री, तो बोलो ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई लोग, क्या होगा? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बोलो बोलो, समझ में आया? भाई मैं गलत लिखा हूं, तुम देख नहीं रहा हो। देखो यहां पे मैं 30 डिग्री नॉर्थ लिखा हूं, देखो ये 30 डिग्री, उसके साथ नॉर्थ, ये तो हम लोग नहीं जोड़ते। याद करो, याद करो, हेलो हेलो हेलो, याद करो। यहां पे देखो 37 डिग्री,
इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे वेस्ट लिखा हुआ है, थोड़ी यहां पे वेस्ट होगा, होगा क्या नॉर्थ, तो यहां पे क्या होगा बोलो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बिल्कुल गलत है, क्या सही है बोलो 30 डिग्री, बोलो 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा अब देखो यहां पे मैंने एक वेक्टर डाला हूं, वेक्टर का लेंथ है 25 मीटर, तो यहां पे मैं ये जरूर लिख सकता हूं मॉड ऑफ v इक्वल टू 25। देखो अब ये 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा इसका डायरेक्शन बोलूंगा, इसका डायरेक्शन बोलूंगा, तुम बोलो मैं मुझे सही सुनाई दे रहा है, सही बोल रहे हो, 53 डिग्री तो पहले लिखो, उसके बाद जिसके साथ जुड़ा हुआ है एन वो मत लिखो, जो अलग है वो लिखो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आसान सा प्रॉब्लम हम लोग कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग को फिजिक्स धीरे धीरे सीखने लगा है। नेक्स्ट, यहां पे मैंने 3 वेक्टर डाला हूं, अब ये तीनों वेक्टर में चेक करके देखो, ये तीनों वेक्टर में ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और यहां पे है सी वेक्टर, देखो यहां पे है सी वेक्टर। अब ए और बी इन दोनों वेक्टर का जो एंगल है वह डायरेक्शन है वो सेम है, करेक्ट। अगर दो वेक्टर का एंगल सेम है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। देखो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो अगर इसको मैं अल्फा बोल देता हूं तो मैं ये बोलूंगा सी वेक्टर इज अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बी वेक्टर इज थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब डायरेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत तो चर्चा की और इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी आया। अब चलते हैं वेक्टर का प्रॉपर्टीज में। यहां पे देखो 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और दोनों प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट। जब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तब देखना ये प्रॉपर्टी के एक फर्स्ट प्रॉपर्टी के दौरान सारे प्रॉब्लम कितने आसान से हो रहा है। चलो 2 प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। यहां पे क्या बोला है देखो। अच्छा पहले एग्जाम्पल लेके सीखते हैं फिर इधर आते हैं। देखो मान लो ये मेरा एक कोऑर्डिनेट, करेक्ट। इस कोऑर्डिनेट में ये एक वेक्टर है ए, अब ये एक वेक्टर है बी। देखो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, बढ़िया। अब ये ए और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है। देखो ये ए और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है। अच्छा ये पैरेलल वेक्टर्स में क्या फायदा होता है? देखो ए और बी वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सही। अब मैंने इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐसे भी तो कर सकता था। मैं इस ए वेक्टर को ही पूरा इधर से लेके इधर शिफ्ट कर रहा था। देखो पूरा ए वेक्टर को इधर से लेके इधर शिफ्ट किया तो इस शिफ्टिंग के वजह से उसका डायरेक्शन का तो कोई चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं। और उसका मैग्नीट्यूड में तो हम लोग कहीं छेड़खानी नहीं किया, करेक्ट। मैग्नीट्यूड
v हम लोग कांस्टेंट रखा और डायरेक्शन v कांस्टेंट रखा। इसका मतलब स्पेस में कहीं पे भी हम लोग एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलली। So while we shift a vector parallelly in a space, it doesn't change its magnitude as well as direction. समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी तुम लोग को सबसे फायदेमंद होगा। मेरा बात ध्यान से सुन लो कि कोई भी वेक्टर को we can shift, करेक्ट, पैरेलली, एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, इससे इसका डायरेक्शन का भी कोई नुकसान नहीं होगा, मैग्नीट्यूड को तो सेम ही रहेंगे। तो यही चीज हम लोग यहां पे मैंने लिख दिया हो, देखो, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट डजंट चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं है तो सेम ही वेक्टर है, तो पैरेलल शिफ्टिंग जो वेक्टर था वही वेक्टर रह जाता। इसका मतलब पैरेलली मैं इस ए को इधर शिफ्ट कर ही सकता हूं, इधर शिफ्ट कर ही सकता हूं, या इधर शिफ्ट कर ही सकता हूं। देखो, पैरेलली इधर शिफ्ट कर ही सकता हूं या इधर शिफ्ट कर ही सकता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पे स्टार लगा दो, 2-3 स्टार लगा दो, यही स्टार हमें काम में आएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, मतलब ये थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, मतलब ये, तो इन दोनों के बीच तो एक एंगल आ गया। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन और इसका जो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर तो सेम नहीं रहा। एक वेक्टर, मतलब दो वेक्टर सेम होगा तब जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। भाई, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर ए वेक्टर और इसको मैं बी वेक्टर बोलता हूं तो इसका डायरेक्शन कुछ दूसरा, इसका डायरेक्शन कुछ दूसरा, भले ही इसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ए ही को तो हम लोग रोटेट किया है तो वो बी बन गया क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहा है ए एंड बी, ये दो अलग अलग वेक्टर है, करेक्ट। देखो, ए एंड बी, ये दो अलग अलग वेक्टर है, बट अगर मैं इस ए को देखो, इस ए को अगर पूरा 360 डिग्री शिफ्ट कर दिया तो फिर से वो ऐसे ही बन जाएगा, ये पूरा, करेक्ट। देखो, फिर से वो ही ऐसे ही बन जाएगा। तो सोचो, एक वेक्टर को मैं रोटेट कर सकता हूं, कितना, जितना हो सके रोटेट कर सकता हूं। तो पहले ऐसे था, पूरा 360 रोटेट करने के बाद वो फिर सेम प्लेस में आ गया। तो सिवाय 360 डिग्री रोटेशन, इफ वी डू एनी अदर रोटेशन, 360 डिग्री रोटेशन के सिवा और कोई भी रोटेशन होगा तब भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वंस द डायरेक्शन विल गेट चेंज, द टोटल वेक्टर विल गेट चेंज। समझ में आया? टोटल वेक्टर विल गेट चेंज, करेक्ट, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो, राइट। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज का पहला दो प्रॉपर्टीज तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। रोटेशन के बाद भी कैसा वेक्टर सेम रहेगा या चेंज होगा, यह भी हमने बताया। अब आता है हाउ टू मेजर्स बिटवीन द टू एंगल्स, मतलब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। देखो, अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि डेमो लेके ही हम लोग को सबसे अच्छा समझ में आता है। देखो, एक वेक्टर है ए,
और स्पेस में और एक वेक्टर है ये बी। अब हम लोग को बोला है ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए बोला है। देखो ए और बी का बीच में का एंगल निकालने के लिए बोला है। अब जब हम लोग एंगल निकालेंगे तब कुछ क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। क्या क्राइटेरिया? देखो मैंने अभी बोला हूं कि वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली एनीवेयर एनी प्लेस। आई रिपीट, वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर एनीवेयर एनी प्लेस कीपिंग पैरेलली बोला, इसका मतलब डायरेक्शन में ही नहीं चेंज कर रहा हूं। तो देखो इस बी को मैं इधर भी प्लेस कर सकता हूं और इधर भी प्लेस कर सकता हूं, है क्या नहीं? दोनों जगह मैं प्लेस कर सकता हूं बी को, क्योंकि बी को पैरेलली मैं शिफ्ट करके ले आ सकता हूं। बट जब हम लोग शिफ्ट करेंगे और प्लेस करेंगे तब एक चीज ध्यान में रखना, वो है अगर बी का पैरेलल शिफ्टिंग हुआ, देखो पैरेलल शिफ्टिंग हुआ तो ए तो ऐसे ही रखा और बी जब पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो दोनों का टेल हम लोग एक जगह पे रखेंगे। दोनों का टेल हम लोग एक जगह पे रखेंगे। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक है? दोनों को टेल एक जगह रखा। अब तुम बोल सकते हो ये भी तो एक एंगल है, ये एंगल 360 माइनस थीटा है क्या नहीं? अब तुम बोलोगे कौन सा एंगल के बाद हम लोग बोलेंगे कौन सा एंगल राइट आंसर है ए और बी का बीच का एंगल का? अब देखो जब हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर का, तब दोनों वेक्टर का टेल या हेड हेड, देखो टेल या हेड, देखो टेल या हेड, ये हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो सबसे छोटा एंगल होगा वही हम लोग दोनों का बीच का एंगल बोलेंगे। लाइक यहां पे देख ही रहा है हम लोग, यह है थीटा और यह है 360 माइनस थीटा, तो ये तो छोटा एंगल लग रहा है, तो ये होगा थीटा, मतलब दोनों का बीच का एंगल होगा थीटा, नहीं 360 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे मैंने टेल ज्वाइन किया हो। अब देखो तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया तुम हेड ले लो, ये है ए, ये है बी, दोनों का हेड मैंने ज्वाइन किया और इसके भी दो एंगल मिलेंगे। देखो इस दोनों एंगल से ये है छोटा एंगल और ये है बड़ा एंगल, तो छोटा एंगल ही होगा दो वेक्टर का बीच का एंगल। हेड टेल, राइट? हेड टेल हेड, बिल्कुल नहीं, यह है मिसकॉन्सेप्शन। मतलब एक का हेड, देखो एक का हेड और दूसरे का टेल, ये हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तब तुम बोलोगे कि ये एंगल हम लोग लिया है जो दोनों का, ये दोनों के बीच में छोटा एंगल है, ये होगा दोनों का वेक्टर का मिनिमम एंगल। रॉन्ग, ना ये, क्योंकि प्रोसीजर में ही हम लोग गलत किया है। क्या गलत किया है? देखो इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन किया है, हेड और टेल ज्वाइन किया है। दिस इज रॉन्ग डियर। तो सोचो दोनों वेक्टर का बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग को जो टेक्निक यूज करना चाहिए वो है हेड टेल ज्वाइन करो, राइट?
हेड हेड टेल टेल ज्वाइन करो। उसके बाद दोनों जो एंगल बनता है, जो एंगल छोटा है, कितना छोटा, 180 डिग्री से छोटा। अरे भाई दोनों एंगल मिलेंगे, एक होगा 180 डिग्री से ज्यादा और एक होगा 180 डिग्री से कम। वन विल बी मोर देन 180 डिग्री, अनदर विल बी लेस देन 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब ये जो लेस देन 180 डिग्री, अब सुनो, ये जो लेस देन 180 डिग्री यही होगा दो वेक्टर के बीच में एंगल। बट उससे पहले जो काम करना है, कौन सा काम करना है? दोनों हेड हेड या टेल टेल। ये सही है टेल टेल, ये गलत है हेड टेल। राइट? दोनों स्टेप में मैं ये चीज तुम लोग को बोल दिया। करेक्ट? अब अभी तक हम लोग जो एंगल पढ़ा, अब देखो यहां पे हमें 4 क्वेश्चन दिया है यही डायग्राम से। तो हम लोग ये 4 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन करने के बाद देखना हम लोग का ये गलतफहमी या ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। पहले देखो, पहले ए एंड बी। अच्छा, ए ऊपर, बी ये, दोनों का टेल टेल मैंने ज्वाइन किया। अब इसके बीच का जो एंगल है 90, लिखो 90, बिल्कुल सही। अब तुम बोलोगे जे ऐसे भी तो 90 आ रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। देखो ये कोइंसिडेंशियली आ गया है, हर जगह आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। राइट? प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है। बढ़िया। अब चलते हैं ए सी। देखो पहले तुम इधर ए को ड्रॉ करो, सी को ड्रॉ करो, दोनों का बीच का एंगल 30। भाई लिखो यहां पे 30। अच्छा, तुम लोग क्यों दोनों हेड दोनों टेल कैसे ज्वाइन कर पा रहे हो? अरे भाई मैं तो अभी बोला हूं कि एक वेक्टर को हम पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। मैं तो अभी बोला हूं मैं एक वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। वही तो कर रहा हूं भाई लोग, वही तो कर रहा हूं। अच्छा, अब आता है ए एंड डी। अच्छा, ए एंड डी के लिए देखो, ए एंड डी के लिए इधर मैं ये हो गया ए, अब ये है डी, ये हो गया डी। देखो देखो देखो, अच्छा अब ये है 60 डिग्री, तो ये पूरा बनता है 120 डिग्री। इसका मतलब ए और डी के बीच का एंगल 120 डिग्री। क्यों? देखो ए और डी दोनों का मैंने टेल टेल ज्वाइन किया। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि दोनों का हेड हेड ज्वाइन करो। ये है ए और ये है डी। देखो करेक्ट। अब ये एंगल होगा, देखो ये एंगल होगा दोनों का बीच का, ये एंगल होगा दोनों का बीच का एंगल। करेक्ट? अब देखो ये है 60 तो ये है 30, है क्या नहीं? बिल्कुल सही। ये है 90 तो टोटल एंगल आ गया ना 120, टोटल एंगल आ गया ना 120। तो तुम हेड हेड लो या टेल टेल लो, दोनों में सेम ही आएगा। तुम हेड हेड लो या टेल टेल लो, दोनों में सेम आएगा। ओके? अच्छा, अब आता है सी एंड डी। कॉन्सेप्ट इतना ग्रो हो गया कि हम लोग अभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देखो ये है सी,
पहले पिक्टोरियली ड्रॉ करो, उसके बाद डी ऐसे प्लेस करो। अब देखो, यह है 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री। तो अब बताओ इसका बीच का एंगल क्या है? इसका बीच का एंगल क्या है? बोलो, इसका बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। देखो, मैंने सी का भी टेल और डी का भी टेल ज्वाइन किया। अब ये 4 प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी बढ़ गया। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग का डाउन द लाइन व्हाई वी विल सॉल्व प्रॉब्लम काम में आएगा। करेक्ट? वहां पे बोल देगा कि इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, कोलिनियर, कॉन्करेंट एंड यूनिट वेक्टर्स। करेक्ट? पहला चीज, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। करेक्ट? दोनों ही सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए एक वेक्टर है एंड बी एक वेक्टर है, इन दोनों का बीच का इक्वल टू साइन लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब इन दोनों का बीच का एंगल है 0 डिग्री। करेक्ट? और मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, देखो, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी समझ में आ रहा है? हेलो, बढ़िया। नेक्स्ट आता है अनइक्वल। देखो, अनइक्वल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कोई भी अनइक्वल है, राइट? तब भी वो अनइक्वल बन जाएगा। मतलब ए एंड बी, देखो, ए एंड बी, राइट, आइदर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट है तो हम लोग अनइक्वल बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है पैरेलल। ये जो पैरेलल वेक्टर है, देखो, पैरेलल वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये अगर पैरेलल है तो इन दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, राइट? मैग्नीट्यूड के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, राइट? तो पैरेलल वेक्टर इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑलवेज विल बी 0 डिग्री। एंटी पैरेलल एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा होगा इसी डायरेक्शन में, तो इसका एंगल है 180 डिग्री। भाई लोग, इसका एंगल है 180 डिग्री। बोलो, समझ में आ रहा है? बढ़िया। बोलो, समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब लास्ट जो 4 टाइप्स है, यही सबसे ज्यादा यूज होगा। पहला आता है कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब दो वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेगा। ये ए है और ये बी है, राइट? इन दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड के बारे में भाई कोई कुछ नहीं बोलेंगे, भाई कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, करेक्ट? बट ये एक ही लाइन पे लाई करना है,
एक ही लाइन पे, थोड़ा इधर उधर ये और ये, ए एंड बी, देखो ए एंड बी, ये नहीं चलेगा, ये कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। अच्छा, अब आता है कोप्लेनर। देखो अब आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर में अगर मैं कोप्लेनर का बात करूं तो देखो मैंने यहां पे एक टेबल ड्रॉ किया हो, देखो टेबल, और इस टेबल में मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ किया हो। अब देखो मैंने दो वेक्टर रखा हो, ये एक वेक्टर ए जो टेबल के ऊपर ही है, और ये एक वेक्टर है बी, ये भी टेबल के ऊपर ही है। तो ए और बी वेक्टर, देखो ए और बी वेक्टर इसी प्लेन में है। कौन सा प्लेन में? ए और बी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, राइट? अच्छा, मैं अगर इस ए वेक्टर को इस प्लेन में, माने इस डायरेक्शन में कर दिया तो तब भी देखो ए और बी मिला के और एक प्लेन बनता है। देखो तो समझ में आया कि नहीं? मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे पास दो वेक्टर है तो वो दो वेक्टर कोई भी एक प्लेन में रहेगा। देखो कोई भी एक प्लेन में रहेगा, करेक्ट? कोई भी एक प्लेन में रहेगा, कोई भी एक प्लेन, दो वेक्टर मिलके एक प्लेन बनाएगा। तो कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर है, कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर है। अच्छा, अब देखो अगर मेरे पास तीन वेक्टर है तो ये तीन वेक्टर सोच के देखो, तीनों का डायरेक्शन देखो। मैं ऐसे कोई भी एक प्लेन नहीं ले सकता हूं जिसके ऊपर ये तीनों लाई करे। इसका मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर, बट तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? ये देखो, देखो ये अब बोलो, तुम एक प्लेन लेके तीनों वेक्टर को एक प्लेन के अंदर नहीं ला सकते हो। हां, ऐसे हो सकता है, ऐसे देखो, ऐसे 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 अगर करेंगे तब एक प्लेन के ऊपर तुम ले सकते हो। इसका मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर, बट तीन वेक्टर कोप्लेनर हो गया क्या नहीं, ये उस वेक्टर का ओरिएंटेशन का ऊपर डिपेंड करेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने यहां पे ये चीज लिख दिया हूं। देखो मैंने यहां पे ये चीज लिख दिया हूं, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अच्छा, ये करने के बाद आता है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब तीनों या दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है, नॉट सेम पॉइंट में होना चाहिए। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आई रिपीट, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये दो वेक्टर कॉनकरेंट। अच्छा, और एक तीसरा वेक्टर भी आ सकता है, तीसरा वेक्टर भी आ सकता है, ये भी कॉनकरेंट हो गया। मतलब एक ही पॉइंट के इन तीनों का डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे इन तीनों का डायरेक्शन। कॉनकरेंट का मतलब ये नहीं ये कोप्लेनर होगा, करेक्ट? कॉनकरेंट कोप्लेनर भी हो सकता है, नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है, ठीक? कॉनकरेंट का मतलब
तीनों का डायरेक्शन एक ही पॉइंट की तरह ही पॉइंट करेगा। अच्छा, फाइनली आता है यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को हम लोग थोड़ा अलग से ट्रीट करेंगे, इसीलिए पहले तो इसको बॉक्स करेंगे, उसके बाद इसको माला वाला पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आएगा और वेक्टर का प्रॉब्लम सबसे आसान बनाएगा। राइट? देखो, यूनिट वेक्टर का दो प्रॉपर्टी है, इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसका डायरेक्शन है। वेक्टर जब तब तो डायरेक्शन होगा ही, तो मैग्नीट्यूड हर जगह 1, हर जगह, तो मैग्नीट्यूड हर जगह 1 है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग को यूज होगा। समझ में आया? तो मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इन डिटेल में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, नोटेशन वोटेशन सब कुछ बताया जाएगा। राइट? इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर, एंड इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये यूनिट वेक्टर यूज होगा। याद करो, फर्स्ट जो स्लाइड मैंने दिखाया था वहां पे 4th नंबर लिखा था यूनिट वेक्टर मेथड रिप्रेजेंटेशन। वही हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।